आइए इस वीडियो में देखते हैं वज्र गुणन विधि। बीजगणितीय रूप का ये तीसरा विधि है। आपको पहले दो विधि बताया जा चुका है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, तब हम प्रयोग में ले आते हैं जब समीकरण युग्म का क्या हो, यह अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो। इसका उपयोग हम तब नहीं करेंगे जब समीकरण निकाय का कोई हल न हो, अर्थात वे क्या हो, समांतर हो। तो मान लेते हैं कि यदि हमारे समीकरण युग्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसको हल करने का बहुत बढ़िया सिस्टम है। वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, जैसे यक्स अपान, देखो यक्स अपान क्या हो जाएगा, अब जब यक्स के नीचे लिखेंगे तो यक्स वाले गुणांक को छोड़ दो, ये इतना छूट गया। अब केवल गुणांक देखना, तो बचा क्या, b1 c1 और इधर क्या बचा, b2 c2। ये देखो, अब ऐसे ही y अपान, जब y देखेंगे तो y वाला गुणांक छोड़ देंगे, लेकिन आगे से पहले पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, c1 c2, इधर क्या बचा, a1 a2। अब हमारा अचर राशि क्या हो जाएगा, 1 मान लेते हैं, है ना। अचर राशि वाला जब लिखेंगे तो ये सी ढक लेंगे। अब आगे से देखेंगे, आगे क्या है, a1 a2, इधर क्या है, b1 b2। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आएगा क्या, x अपान b1 c2 माइनस, अब दूसरे वाले का जो डॉट डॉट है इसका गुणा क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे ही y अपान क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस डॉट डॉट वाला घटा दो, क्या हो जाएगा, c2 a1। तीसरा अचर राशि वाला जैसा है लिख लो, क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करो, a1 b2 माइनस ये क्या हो जाएगा, a2 b1। अब देखो यही वज्र गुणन विधि है, ये आपका तैयार हो गया। तो इसको क्या कहेंगे कि x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। x का मान ज्ञात करना है तो ये अपान वाला इधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। y बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में इधर जाके गुणे में हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। यही आपका वज्र गुणन विधि है। तो देखो अचर वाला तो रहेगा ही, एक बार x का मान निकालना है तो y वाला ढक लेंगे, और y का मान निकालना है तो x वाला। तो ये देखो y इधर बटे में इधर जाके गुणे में हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, बहुत आसानी से पता चल जाता है। अब आइए इस पर एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल से अच्छा है कि अपना हम एक्सरसाइज के ही सवाल कर लें। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म से समीकरण का एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। हमको केवल यही बताना है कि किसका एक हल है, किसका अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है। और जिसका एक अद्वितीय हल रहेगा उसी को हम हल करेंगे, अन्यथा किसी को नहीं करेंगे। अब यह पहले भी आप पढ़ चुके हो, चलो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। a1 बराबर क्या है, 1, b1 बराबर क्या है, -3। गुणांक केवल देखते हैं, x का गुणांक 1, y गुणांक -3। c1 बराबर यहाँ चल रहा कोई पद नहीं है, 0। a2 कितना है, 3। b2 कितना है, -9। c2 कितना है, -2। ऐसे ही a1 b1 c1 के नीचे ही a2 b2 c2 लिखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली एकदम जल्दी से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखो क्या बराबर है, चेक कर लेते हैं। चूँकि a1 अपान a2 बराबर क्या, 1 अपान 3। b1 अपान b2 निकाल लो, -3 अपान -9। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 ये भी आ गया। और अगला क्या है, c1 अपान c2 0 अपान -2 बराबर 0। चूँकि a1 अपान a2 बराबर है किसके,
b1 अपॉन b2 के देख रहे हो ना, 1/3 1/3, लेकिन ये वाला तो जीरो है, बराबर नहीं है किसके, जीरो के। ये किसका, सॉरी यहाँ c1 रहेगा, c1 अपॉन c2, तो ये किसका कंडीशन है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, दी गई दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो हमको वज्र गुणन विधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, या इसी को लिख सकते हो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, या इसी को आप क्या लिखोगे, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 का कैसे लिखे, पक्षांतर कर दिए। अब a1 b1 c1 निकालने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलो लिखते हैं, a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना है, y गुणांक 1, c1 कितना है -5, a2 कितना है 3, b2 कितना है 2, c2 कितना है -8। अब क्या निकालोगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर 2/3, b1 अपॉन b2 देखो क्या है 1/2। अब इतने से ही कंफर्म हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं है। लिख लो, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, इसलिए दिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। कहा है यदि हल है तो उन्हें ज्ञात करना है, किस विधि से, ब्रजगुणन विधि से। चलो अब इसको हल करते हैं। सूत्र आपको बताया गया है, क्या होता है, x अपॉन b1 c2 b2 c1 बराबर y अपॉन क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन क्या, a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो इसमें हमको सारे मान पता हैं, लिख लो, x अपॉन b1 c2 कितना हो जाएगा, 1 गुणे ऋण 8, 1 इंटू -8 माइनस b2 c1 क्या है -5 इंटू 2, b2 कितना है 2 इंटू -5 इक्वल टू y अपॉन c1 a2, c1 कितना है -5 और a2 कितना है 3 माइनस c2 कितना है माइनस, जब भी माइनस में मिले उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेना। और a1 कितना है भाई 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, a1 कितना है 2, b2 भी कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3, अब b1 कितना है 1। इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो आएगा क्या, x अपॉन प्लस माइनस माइनस -8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 बराबर y बटे कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5 तिहाई 15 माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूना 4 ऋण 3 एकम 3। हल कर लो, x अपॉन 10 में से 8 जाएगा 2 बराबर y बटे 16 में से 15 जाएगा 1 बराबर 1 बटे 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, या x बटे 2 बराबर y बराबर 1। अब देखो x बटे 2 बराबर 1 तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 एकम
2, अतः x बराबर 2 और y बराबर, तो देखो 1 लिखा ही है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। x बटे 2 बराबर 1, तो x बराबर 2। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा वाला क्या दे रखा है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, या इसी को क्या लिखोगे, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। सेकेंड हो गया। अब a1 b1 c1 ढूंढना आपके लिए बहुत आसान है। a1 कितना है, 3, b1 कितना है, -5, c1 कितना है, -20 दिख रहा है ना ये। अब a2 कितना है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट किया जाए ऊपर। अब a2 बराबर कितना आ गया, 6, b2 कितना आ गया, -10, c2 कितना आ गया, -40। अब a1 अपान a2 निकाल लो, a1 अपान a2 क्या हो जाएगा, 3/6 इक्वल टू 1/2। b1 अपान b2 निकालो, क्या आएगा, -5 अपान -10, ये भी 1/2 आ गया। अब निकाल लो क्या, c1 अपान c2, -20 अपान -40। सॉल्व करो, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 1/2, ये तो तीनों बराबर आ गया। लिख लो, चूँकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 बराबर, तो दिख रहा है ना, तीनों बराबर हो, किसका कंडीशन होता है, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, एक दूसरे को ऊपर रेंगती हुई जा रही हैं। तो तब क्या होता है, इनके अनेक हल होते हैं। इसके क्या होंगे, इसलिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब उसमें जो पूछा है अपरिमित रूप से हल है, तो अपरिमित रूप से हल है। अब जब अपरिमित है तो हमको वज्रगुणन बिंदु नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है कि जिसका एक अद्वितीय हल हो उसी को हल करिएगा। अब चौथा देख लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 समीकरण 1 दिया है। और दूसरा क्या दिया है, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गया है। अब a1 b1 c1 आपके लिए बहुत आसान है। a1 देखो कितना है, 1 है ना, x का गुणांक 1। b1 क्या है, -3, c1 क्या है, -7, a2 कितना है, 3, b2 कितना है, -3, c2 कितना है, -15, ये तो दिया है -15। ये देखो, अब इसको हल किया जाए। अब a1 अपान a2 निकालो पहले। a1 अपान a2 बराबर 1/3, b1 अपान b2 निकालो, -3 अपान -3 इक्वल टू 1, -3 से -3 कट जाएगा। अब इन दोनों से ही कंफर्म हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख लो, चूँकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपान b2 के, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब कहा है यदि एक अद्वितीय हल है तो x और y का मान ज्ञात करना है, किससे, वज्रगुणन विधि से। चलो ज्ञात करते हैं, क्या आएगा, x अपान फार्मूला मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। क्या है फार्मूला, b1 c2 माइनस b2 c1, 12 21 फार्मूला बनता है, 1 2 2 1। y अपान क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपान क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस
A2B1। बहुत आसान इस फार्मूला। x वाले के नीचे BC, y के नीचे CA और अचर राशि के नीचे AB। 12 21 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। बहुत आसानी से फार्मूला बनता है ये। अब मान रख लो क्या बनेगा, x अपॉन B1C2। अब इन दोनों का गुणा कर लो, B1C2 -3 इंटू -15 माइनस फार्मूले का B2C1 -3 इंटू -7 y अपॉन C1A2 -7 का 3 से -7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या आएगा, C2A1 -15 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2। एक का किससे, -3 से, माइनस A2B1 3 इंटू -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन 15 तियाँ 45 माइनस माइनस प्लस 45 माइनस प्लस माइनस 7 त्रिक 21 बराबर y बटे, यहाँ कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 बराबर 1 बटे ये -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक का 9। अब आगे हल करेंगे तो मिलेगा क्या, सेकंड में बोला है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये समीकरण लिख लिया गया, 3x + y - 1 इक्वल टू 0। दूसरा है 2k - 1 x + k - 1 इंटू वाई माइनस 2k + 1 इक्वल टू 0। ये इतना पूरा प्लस में, इधर आया तो माइनस में हो गया। और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल के लिए आपको कंडीशन अभी बताते हैं। पहले a1 निकाल लो। a1 बराबर क्या है, 3, b1 क्या है, 1, c1 क्या है, -1, a2 बराबर क्या है, देखो x का गुणांक क्या है, 2k - 1, b2 क्या है, y का गुणांक देखो k - 1, c2 क्या है, -2k + 1। बोला है कि समीकरण युग्म का, चूँकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, इसलिए a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता किसके, c1 अपॉन c2 के। इसके लिए शर्त होती है कि c1 बराबर ना हो किसके, c2 के। अब मान रख लो, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2k - 1 इक्वल टू 1 अपॉन k - 1 बराबर ना हो -1 अपॉन -2k + 1 के। अब इसको हल कर लिया जाए। पहले दो पदों को हल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, पहले दो पदों से तिरछा गुणा करो, क्या आएगा, 3 का इसमें गुणा होगा, k - 1 में बराबर 1 इंटू 2k - 1 हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, 3k - 2k इक्वल टू -1, -3 इधर जाएगा +3, 3k - 2k k, और 3 में से 1 जाएगा 2, यही k का मान हो गया। k बराबर 2 के लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। ऐसा लिख लेना, k बराबर 2 के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। पहला क्या दिया है, 8x + 5y
इक्वल टू 9, या इसी को आप क्या लिख सकते हो 8x + 5y - 9 इक्वल टू 0 समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है 3x + 2y इक्वल टू 4, या 3x + 2y - 4 इक्वल टू 0 समीकरण सेकंड। प्रतिस्थापन विधि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें क्या करते हैं किसी एक समीकरण को x या y के पदों में लिख लेते हैं और उस मान को समीकरण में रख देंगे। प्रतिस्थापन विधि आप लोग स्वयं से लगा लेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं वज्र गुणन विधि से। यहाँ देखो वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि आपको लगाना है। अब वज्र गुणन विधि मैं लगा देता हूँ। a1 बराबर कितना है 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर क्या है -9, a2 बराबर कितना है 3, b2 कितना है 2, c2 कितना है -4। तो सूत्र क्या बताया है वज्र गुणन विधि के लिए x/b1c2 है ना, इन दोनों का गुणा 5 × -4 माइनस b2c1 क्या हो जाएगा 2 × -9 y/c1a2 -9 × 3 -c2a1 -4 × 8 1 अचर राशि a1 a2 8 × 2 -5 × 3। सूत्र लिख के हल करिएगा। अब आएगा क्या आपका x/-20 प्लस 9 2 = 18 y/9 3 = 27 प्लस माइनस 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 प्लस 8 चौक 32 बराबर 1/8 दूनी 16 ऋण 5 तिहाई 15। हल करो आएगा क्या x/-2 इक्वल टू y/5 इक्वल टू 1/1। 16 में से 15 जाएगा 1। तो अब x बराबर क्या आ गया, एक बार इसको बराबर करो 1/1 क्या आ जाएगा 1। तो x इक्वल टू क्या x/-2 इक्वल टू 1 या x बराबर -2 है ना। अब y बराबर ये वाला कर लो तो y/5 बराबर 1 या y बराबर क्या 5, यही आंसर आ गया आपका। अतः x बराबर -2 और y इक्वल टू क्या 5, यही आपका आंसर है। अब किस विधि को उपयुक्त मानते हो ज़्यादा, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त लगा। लिख देना, उसमें कोई ये नियम नहीं है कि किसको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म बनाइए, उनको हल कीजिए जिनका अस्तित्व हो। जिनका अस्तित्व नहीं है उसका नहीं करना है। किसी बीजगणितीय विधि से, आपको यह कंडीशन अब नहीं बता रहा है किस विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक छात्रावास का मासिक व्यय का नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कितने दिन वह भोजन लेता है। जबकि विद्यार्थी ए 20 दिन के लिए कितना देता है 1000, जबकि विद्यार्थी बी 26 दिन के लिए कितना देता है 1180। तो मान लेते हैं, माना नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर रुपया y। यहाँ भी रुपया लगा दो, रुपया y। तो विद्यार्थी ए के लिए कितना खर्चा आएगा, नियत व्यय तो आपको देना ही देना है, x रुपया आपको देना ही देना है। और ये कई दिन रहता है 20 दिन, तो एक दिन का y तो 20 दिन का कितना 20y बराबर कितना हो गया रुपया 1000। ये समीकरण 1 आ गया। विद्यार्थी बी के लिए नियत किराया आपको देना ही देना है, x आपका लगेगा ही लगेगा। कितने दिन बी महोदय रहते हैं 26 दिन।
26 दिन के लिए, एक दिन के लिए y देते हैं, 26 दिन के लिए 26y, और रुपये कुल कितना खर्च किए ये 1180, ये सेकंड हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि से लगाते हैं ना, बहुत आसानी से आ जाएगा, x में से x घट जाएगा। अब इसको हल करते हैं। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 से 2 में से 1 को घटा दो, 2 पहले लिख लो, x धन 26y बराबर 1180, दूसरा है x धन 20y बराबर 1000, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, यह आपको विलोपन विधि में बताया गया है। 26 में से 20 जाएगा, कितना बचा 6y, 1180 में से 1000 मतलब 10 तो चला जाएगा, बचेगा 180, या y बराबर कितना आ जाएगा 180/6 बराबर 30, या y बराबर कितना आ गया 30। अब y का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 या 2 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, x धन 20y, y की जगह पे 30 बराबर 1000, तो x धन 3 दूना 600, ये 1000, x बराबर कितना हो जाएगा 1000 ऋण 600 बराबर कितना 400 है ना, तो x बराबर कितना आ गया, या x बराबर 400। अब x क्या माने थे, नियत किराया, अतः नियत व्यय बराबर कितना हो गया ₹400, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर रुपया कितना हो जाएगा 30, मतलब एक दिन का 30 रुपया, 400 आपको नियत किराया देना ही देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसका, चौथे का सेकंड। क्या दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न वाला भी सवाल आप लोग लगाए हो। मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y, जहाँ अंश क्या है x और हर क्या है y। तो पहली शर्तानुसार केस फर्स्ट, पहली शर्तानुसार क्या है कि उसके अंश में 1 घटाया जाता है, x ऋण 1, अंश यही तो है, घटा दो, और हर जो है रहने दो। भिन्न कितनी हो जाती है 1/3। इसका तिरछा गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 3x - 3 = y। इसको ऐसे रहने दो, समीकरण 1 हो गया। केस 2 दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है कि अंश में हो गया ना, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। y धन 8 बराबर कितना हो जाता है 1/4, भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तिरछा इसका भी गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 4x बराबर y धन 8। अब y का मान कहाँ से लिख दोगे, समीकरण 1 से, या इसको लिख सकते हो 4x - y = 8, समीकरण सेकंड। इसमें कौन सी विधि लग जाए, प्रतिस्थापन विधि, तो बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ये प्रतिस्थापन विधि आ गया आपका। तो y के स्थान पे क्या लिखोगे 3x - y, तो है क्या अपने पास 4x - y का मान क्या है 3x - 3 = क्या है 8, ब्रैकेट खोलो, क्या मिलेगा 4x - 3x - +3 = 8, या 4x - 3x क्या होता है x आ गया, =8 + 3 है, इधर जाएगा -3, या x बराबर कितना हो जाएगा 8 - 3 5। अब x का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 1 में, तो y का मान पता चल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रख दो,
y बराबर 3, यक्स के स्थान पर क्या आया है 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15 ऋण 3 बराबर क्या 15 में से 3 गए 12, y बराबर कितना आ गया 12। अतः अभीष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 5/12, ये कुछ नहीं है 5/12। उत्तर की जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। कहा है कि अंश में 1 घटा दो, 1 घटा दोगे तो 4 हो जाएगा, 4/12 बराबर 1/3 सही है। कहा है कि हर में 8 जोड़ दो, 12 8 20, तो 5 20 कट के 1/4 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो वह कितना अंक प्राप्त करता 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट कितने प्रश्न थे? आपको टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बतानी है। मान लेते हैं कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है x, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी x धन y। अब देखो पहले केस 1 में, केस 1 या पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो पहले x प्रश्न किए हो और एक प्रश्न पर 3 अंक मिलता है तो x प्रश्न में कितना मिलेगा 3x। और दूसरे वाले इसमें बोला है कि 1 अंक की कटौती होती है, माइनस हो जाता है, कितने अंक की 1। तो आपका मान लो 5 प्रश्न गलत है तो क्या नंबर कट जाएगा 5। इसी प्रकार अगर y प्रश्न गलत है तो कितने अंक कट जाएंगे y। और कुल तब कितना मिलता है उसको 40 अंक प्राप्त करता है। दूसरी शर्तानुसार केस 2 में क्या होता है कि सही प्रश्न के लिए उसको कितने अंक मिलते हैं 4। तो एक प्रश्न की संख्या कितनी है x, और एक के लिए 4 अंक मिलते हैं तो x के लिए कितने मिलेंगे 4x। जबकि उसका कटौती कितने की हो रही है 2 अंक की। तो जब एक प्रश्न के लिए 2 अंक कटता है तो y के लिए कितना कट जाएगा 2y। अब उसको कितने अंक मिलते हैं 50, उसके अंकों की संख्या कितनी हो जाती है 50। ये हो गया समीकरण सेकंड। अभी इसको या करके लिख लिया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए, या 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। दोनों पक्षों में किससे भाग दे दिया 2 से, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से 50 कटेगा, कितना आ गया 25। यहाँ लिख लेना दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो क्योंकि y का गुणांक बराबर है, सबसे सही विलोपन विधि होती है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना 40, और 2x माइनस वाई बराबर 25। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, y से y कट गया, 3x में से 2x जाएगा x, 40 में से 25 जाएगा, कितना आया 15। x बराबर कितना आ गया 15। x का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे 1 में 2 में रखने पर रख दो। 2 गुणे 15 ऋण y बराबर कितना 25, 15 दूनी 30 ऋण y बराबर 25, ऋण y बराबर 25 ऋण 30, ऋण y बराबर ऋण 5। तो ऋण से ऋण कट जाएगा, y बराबर 5। तो कहने का मतलब कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी 15 और 5 मिला के 20। अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 धन 5 बराबर 20। यही आपका आंसर हो गया। उत्तर की जांच करना चाहो तो कर लो,
पहले केस में क्या है, सही प्रश्न पे 3 अंक मिलता है, तो 15 प्रश्न सही है आपका, तो 15 3 45 अंक मिला। लेकिन गलत प्रश्न आप कितने किए, 5, और एक प्रश्न पर 1 नंबर कटता है तो क्या नंबर कट जाएगा, 5। अब 45 में से 5 जाएगा 40। देखो पहली शर्त तो सही हो गई कि उसको 40 अंक मिलता है। दूसरी शर्त कह रहा है अगर एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलते, चलो 15 चौका 60 मिल गया, लेकिन गलत पर 2 अंक कट जाता है, 5 दूनी 10, तो 10 कट गया, 60 में से 10 चला जाएगा तो कितना आ गया, 50। आपका दूसरा शर्त भी सही है, अतः आपका जो भी उत्तर आया है वो सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 स्थान, राजमार्ग पर 2 स्थान हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 100 किलोमीटर। एक कैपिटल ए है, दूसरा कैपिटल बी है, इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 100 किलोमीटर। कह रहा है कि यदि वे एक कार ए से दूसरी कार बी से भिन्न भिन्न दिशा में चले, मतलब ये भी इधर से चले ये भी इधर चले, दोनों एक ही दिशा में चलें, तो वे 5 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन अगर वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, ये इधर चले और ये भी इधर चले, तो वो 1 घंटे बाद ही, स्वाभाविक है भाई, जल्दी से मिल जाएंगे। तो अब हमको बताना है कि उनकी चाल क्या है। तो मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे, जहाँ x बड़ा है y से, मतलब एक तेज चलती है तभी तो पकड़ लेगी, x तेज नहीं चलेगी तो b को पकड़ ही नहीं पाएगी और दूरी बनती जाएगी। तो अब पहली शर्तानुसार केस फर्स्ट में, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हों, तब औसत चाल क्या बनेगी। जब एक ही दिशा में चलेंगी तो ज़्यादा वाले से कम वाला घटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। ये यहाँ है, बी यहाँ है, बी इधर चली, ए जाके उसको पकड़ लेती है, कहीं यहाँ पकड़ेगी, तो जब ए तेज चलेगी तभी तो बी को पकड़ेगी, तब एक की चाल में से दूसरी की चाल को घटाना होगा। तो चाल बराबर क्या होता है सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल क्या है, x माइनस वाई, और दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 5 घंटे। देखो जब एक ही दिशा में चलते हैं टाइम कितना लग रहा है 5, या इसको लिख सकते हो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त देखो, केस 2 में जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर आती हैं, मतलब एक ए से जा रहा है दूसरा बी से, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तब औसत चाल क्या बनेगा, औसत चाल, या एक के सापेक्ष दूसरे की चाल भी ऐसा भी बोल सकते हो। क्या हो जाएगा, दोनों जल्दी मिल जाएंगे। जल्दी क्यों मिलेंगे, क्योंकि उनकी चाल जुड़ जाएगी। तब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और चाल क्या है x प्लस वाई, दूरी तो 100 किलोमीटर ही है, तब टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे, तो x धन y बराबर कितना हो गया 100, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 धन समीकरण 2 से इनको हल करते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना आया था 20, x धन y बराबर कितना आ गया 100, जोड़ लो ये कट जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x, 100 और 20 मिला के 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे 2, x बराबर कितना आ गया 60। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, 2 में क्या मिलेगा 60 धन y बराबर 100, y बराबर 100 ऋण 60, y बराबर 40। अतः पहली कार की चाल बराबर
60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा दूसरी कार की चाल बराबर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका दिया है पांचवा वाला। पांचवा दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई 3 और चौड़ाई 2 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं, आयत में क्या क्या होता है, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y, इसलिए क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x और y, x इंटू वाई। अब पहली शर्तानुसार देख लो, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, x माइनस 5, और चौड़ाई कितना कर दिया जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। पहले चौड़ाई कितनी थी y, अब कितना हो जाएगा y प्लस 3। तो क्षेत्रफल पहले कितना था x y, लेकिन क्षेत्रफल अब क्या होता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले जितना क्षेत्रफल था उतना में 9 कम हो जाएगा, यही तो बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब इसी को हल कर लो, क्या आएगा, x y प्लस x से 3 में गुणा किया जाएगा 3x, माइनस 5 से गुणा करो माइनस 5y, 5×3 15 बराबर x y माइनस 9। अब चर एक तरफ कर लो, क्या हो जाएगा, x y प्लस 3x माइनस 5y माइनस x y, ऋण का 15 इधर जाएगा, धन का 15 ऋण 9, x y से x y कट गया, क्या आ गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा 6। ये समीकरण 2 हो गया। केस 2 बना लो। दूसरे शर्त में क्या हो रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई पहले x थी, अब कितना बढ़ा देना है 3, जबकि चौड़ाई पहले y थी, कितना बढ़ा देना है 2, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, x y धन 67। और क्षेत्रफल दिया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना होगा, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला लिख दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसको गुणा कर लो, क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई धन 67। एक्स वाई दोनों पक्षों में है, कट गया। अब देखो क्या आया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 ऋण 6, या इसको लिख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 में से 6 जाएगा 61। ये हो गया समीकरण 3। अब इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, चाहे बीजगणितीय विधि आपके पास 3 है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि, चाहे जिस विधि से हल कर लिया जाए। आइए इसको हल करते हैं, किससे, विलोपन विधि से। अंतिम सवाल है वज्रगुणन विधि से ही, एक बार इसको फिर से हल कर देते हैं। देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा ऋण 5, c1 बराबर कितना हो जाएगा -6। बराबर के इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो अगला क्या दिया है, a2, दूसरे समीकरण से a2 बराबर कितना है 2, b2 कितना है 3, c2 कितना है ऋण का 61। बराबर के दाईं तरफ धन का है, बाईं तरफ करोगे तो ऋण का हो जाएगा। इसको हम वज्रगुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। सूत्र क्या बताया गया है, x अपान, तो देखो x के नीचे a वाला नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। y अपान क्या बताया गया है, c1 a2 माइनस c2 a1। अचर राशि क्या है 1 अपान क्या हो जाएगा
A1 B2 माइनस A2 B1 मान रख दिया जाए। अब क्या आएगा, x अपॉन B1 C2 इन दोनों का गुणा -5 इंटू -61 माइनस फार्मूले का 3 इंटू -6 है ना, इक्वल टू y अपॉन C1 A2 -6 गुणे 2 ऋण सूत्र का C2 A1 ऋण का 61 गुणे 3 1 अपॉन A1 B2 3 इंटू 3 माइनस A2 B1 2 इंटू -5 क्या मिलेगा, x अपॉन माइनस माइनस प्लस, अब 61 इक्कम 5 इक्कम 5 6 पंचे 30 305 माइनस माइनस प्लस 6 3 18 बराबर y बटे प्लस माइनस 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 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 61 तिहैया 183 बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, ये 19 हो गया। इसको हल कर लो, क्या मिलेगा, 18 5 23 323 बराबर y बटे 183 में से जाएगा तो आएगा 171 बराबर 1 बटे 19। एक x के बराबर कर लो, दूसरी बार y के बराबर कर लो, या x बटे 323 बराबर 1 बटे 19, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 323 बटे में इधर जाके गुणे में हो जाएगा 119 गुणे 323, पढ़ लो 19 इक्कम 19, अब बचेगा कितना 15 और 3 153, 19 के पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा 7, कितना आ गया 17 बार। x बराबर कितना आ गया 17। दूसरा y बटे 171 बराबर 19, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 19 गुणे 171, y बराबर 19 से 171 में कितनी बार जाएगा 9 बार। आ गया x और y का मान। अतः आयत की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 17 मात्रक या इकाई, जिसमें भी दिया रहेगा, तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 9 मात्रक। ये आपका फिनिश हुआ एक्सरसाइज। अब इसमें देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, चौथे में 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो पांचों में उसने बोला है किससे हल करना है, बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में कोई विधि दिया नहीं है, तो इसका मतलब आप एक सवाल को तीनों विधि से लगाइए, प्रतिस्थापन भी लगाइए, विलोपन भी लगाइए और वज्रगुणन विधि भी। तो उनमें से मैंने एक विधि लगा दी है, बाकी 2 से आप हल करना चाहें तो कर सकते हैं, करना भी चाहिए। आपको होमवर्क एक प्रकार से मिल जाएगा ना कि आपको तीनों विधियों से हल करना, और तीनों विधियां आप जान चुके हो। अब इस पे यूट्यूब पर समय अभाव के कारण जो है तीनों विधि से तो नहीं बताई जा सकती है ना, और जबकि विधियां आपको तीनों पहले भी बताई जा चुकी हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा रफ कॉपी में ही या फेयर में भी बना सकते हैं, तीनों विधियों को हेडिंग डाल के विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, तीनों विधि से आप लगाइएगा, तब आपका कंप्लीट माना जाएगा कि जो इसने कहा है वो आपने किया। अब देखेंगे अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में।